हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे कोसोवो में जातीय नरसंहार के बारे में, राइट। तो ये जो हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है, इसमें हम मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, यानी कि जो लोकतांत्रिक अधिकार है, ठीक है, या फंडामेंटल राइट्स कहे तो उनके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले इसमें कुछ कहानियाँ हैं, उनको समझेंगे, फिर हम अपना डिटेल से चर्चा करेंगे, राइट। तो हमने देखा सऊदी अरब की बात की, और एक कहानी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे आता है कि कोसोवो में जातीय नरसंहार किस तरीके से होता है, ठीक है। तो यदि हम बात करें कि कोसोवो की, तो कल इसमें बीच में ही वीडियो रुक गया था, सो आई एम रियली सॉरी। अब यहाँ से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें है कि अब ये बात की जा रही है कि आप ये सोच सकते हैं कि ये चीज़ें सिर्फ राजशाही में ही चल सकती हैं, ठीक है, और चुनी हुई सरकार वाली शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा। यानी कि हमने देखा कि जो सऊदी अरब में राजशाही शासन था, शाह का शासन था, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज्यादती चल रही थी, ठीक है। तो अब इसमें बताया जा रहा है कि यदि आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ ये राजशाही शासन में ही चलता है, तो ये मतलब कहीं न कहीं ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, राइट। पर क्या होता है कि कोसोवो की इस कथा पर गौर कीजिए। कोसोवो पुराने यूगोस्लाविया का एक प्रांत था जो अब टूटकर अलग हो गया, ठीक है। तो ये कहाँ का था? यूगोस्लाविया का एक प्रांत था जो कि टूट के क्या हो गया, अलग हो गया है। और इस प्रदेश में अल्बानियाई लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, पर पूरे देश के लिहाज से सर्ब लोग, यानी कि यदि हम बात करें तो सर्ब लोग बहुसंख्यक थे, ठीक है। यानी कि जो ज़्यादातर लोग थे वो क्या थे, बहुसंख्यक थे। और उनके बाद था कि उग्र सर्व राष्ट्रवाद के भक्त मिलोशेविक ने यहाँ के चुनावों में जीत हासिल की थी। ये सर्व लोग कोई वहाँ की जो भी कास्ट वगैरह जैसे होती है तो होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वो लोग, मतलब इनकी संख्या ज़्यादा थी, मेजोरिटी ज़्यादा थी, या ज़्यादा लोग रहते थे। जैसे हमने सऊदी अरब में देखा कि एक मुस्लिम कंट्री है ये, तो इसी तरह इसमें है कि सर्ब लोगों का कुछ ज़्यादा ही प्रभुत्व था। और क्या था कि सर्ब राष्ट्रवाद के भक्त, यानी कि मिलोशेविक ने यहाँ के चुनावों में जीत हासिल की। उनकी सरकार ने कोसोवो के अल्बानियाई लोगों के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार किया, ठीक है। यानी कि उनकी मेजोरिटी आती है, इलेक्शन होता है, और उनके बाद उन्होंने, जबकि जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं, तो इसमें यह समझाया जा रहा है कि आप ये बिल्कुल मत समझे कि सिर्फ राजशाही शासन व्यवस्था में ही इतनी ज़्यादा जो जाति है वो हो सकती है, या कठोरता हो सकती है पब्लिक के साथ। तो ऐसा नहीं है, एक लोकतांत्रिक सरकार में भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोगों के द्वारा चुनी जाती है सरकार, और शासन में आते हैं, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी कठोर तरीके से व्यवहार किया जाता है। और उनकी इच्छा थी कि देश में क्या हो, देश पर सर्व लोगों का ही पूरा नियंत्रण हो। अनेक सर्व नेताओं का मानना था कि अल्बानियाई लोगों जैसे, यानी कि जो ने मतलब काफ़ी जो, अब जहाँ पे मेजोरिटी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस है कि वो अपनी ही सत्ता बनाना चाहेंगे, ठीक है। तो उनमें क्या था कि अल्पसंख्यक या तो देश छोड़कर चले जाएं, या सर्वों का प्रभुत्व स्वीकार कर ले। यानी कि वो क्या सोचते थे कि जो भी कुछ वहाँ पे अल्बानियाई रह रहे थे, तो वो तो या तो देश छोड़ के ही चले जाएं, तो हमारा एकाधिपत्य हो जाए, मोनोपोली हो जाए, और या तो ये क्या करें कि हमारा ही जो भी हम कर रहे हैं, हमारे प्रभुत्व को क्या कर लें, एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। हमारा विरोध ना करें, हम जो भी अच्छा बुरा कर रहे हैं ये हमारे में शामिल हो जाए। तो उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि कोसोवो के एक शहर में अप्रैल 1999 में एक अल्बानियाई परिवार के साथ कुछ ऐसी घटना हुई, ठीक है। अब वो घटना क्या हुई थी इसके बारे में यदि हम बात करें, तो हुआ क्या था कि 74 ईयर का कोई बतीसा होक्सा अपनी रसोई में अपने 77 वर्षीय पति इजेत के साथ बैठी आग ताप रही थी, ठीक है। जैसे ठंडियों में अक्सर होता है, अभी आप सर्दी का मौसम चल रहा है, तो इसमें आप लोग हो सकता है, हालांकि अब ये गैस वगैरह का सिस्टम हो गया है, तो पहले चूल्हे पे खाना बनता था, ठीक है, जो उसमें लकड़ी और जो गोबर होता था, उसके जो उपले होते थे, तो उससे खाना बनता था। हालांकि कई जगह पे अभी भी होता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता था कि जब खाना उसमें बनाया जाता था, तो वहाँ पे ऑब्वियस है कि हम क्या करेंगे कि जब ठंड हमें लगती है तो अपने हाथ पैर उसमें सेक लेते थे, ठीक है। तो अब गांव में, हालांकि अभी तो नहीं, आप लोग अपने पापा लोगों से पूछोगे, और कहीं कहीं हो सकता है कि अभी भी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब ये सारा कुछ कहीं ना कहीं ख़त्म होता नज़र आ रहा है। लेकिन गांव वगैरह में पूछेंगे आप लोग, तो क्या होता था कि मतलब वो लोग जैसे
ही शाम होती थी तो वहाँ पे आग जला के बैठ जाते थे, अपने उधर के आसपास के लोग आ जाते थे। अच्छी खासी उनकी डिबेट फिर उसी में चलती थी, ठीक है? उसमें बैठ जाते थे और फिर आग चाहे बुझ ही जाए, लेकिन उनकी बातें बस वही राख को ही वो तापते रहते थे और अपना बात मतलब 10-11 बजे तक बहुत ही आसानी से बैठे रहते थे, क्योंकि पहले ये टीवी, रेडियो कुछ था नहीं, ठीक है? तो वहीं पे अपना सारा टाइम बिताते थे। अब तो ऐसा हो गया है कि यहाँ पे हमें टाइम नहीं है अपने घर वालों से बात करने की, पड़ोसियों से तो छोड़िए, हमें खुद अपने भाई-बहन, अपने पेरेंट्स से भी बात करने का टाइम नहीं। हम सोचते हैं कि जितना इनसे बात करेंगे, उतने में थोड़ा-सा मोबाइल चला लेंगे, थोड़ा-सा अपने दोस्तों से यानी कि व्हाट्सएप, फ़ेसबुक, कुछ ऐसी लत लग गई है। दोस्त वगैरह क्या है कि हम जिसे जानते नहीं, जिसे पहचानते नहीं, फिर भी हाँ, कौन हो, कैसे हो, कहाँ से हो, पता नहीं ये सारी चीज़ें हम करते रहते हैं, ठीक है? लेकिन जिसे हम जानते हैं, जो हमसे बात भी करना चाहता है, उसके लिए हमारे पास मिनटों का भी टाइम अब नहीं रहता। तो ख़ैर अब तो ये प्रथा काफ़ी यानी बात करें कि बंद होती नज़र आ रही है, ठीक है? तो इसमें पहले क्या होता था कि ये सारी चीज़ें चलती थी और उस टाइम की ये कहानी है, तो ऐसा नहीं कि हमारे देश में ही था। आपको यदि पता हो तो अमेरिका यदि आप सोच रहे हैं एक डेवलप कंट्री है, वहाँ भी गरीब लोग रहते हैं, ठीक है? वहाँ भी गाँव है वहाँ भी किसान लोग रहते हैं, खेती-किसानी करते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है? और उसके बाद क्या है, अब इस कहानी में आते हैं तो यहाँ पे वो दोनों क्या कर रहे थे अपने किचन में बैठ के क्या मतलब कि काफ़ी बुढ़े थे, ये आप समझ के चलिए यदि 74 ईयर यानी यहाँ की हमारी जीवन प्रत्याशा भी इतनी नहीं है, ठीक है? तो इसमें क्या हुआ, वो दोनों ही बैठे थे और आग ताप रहे थे। उन्होंने विस्फोटों की आवाज़ सुनी, पर उनको ये एहसास नहीं हुआ कि सर्बिया की फौज शहर में घुस आई है, ठीक है? तो बम विस्फोट होते हैं, उन्होंने आवाज़ सुना, लेकिन उनको ये कहीं न कहीं एहसास नहीं हुआ था कि सर्बिया की फ़ौज जो है वो शहर में घुस आई है। तभी उनका दरवाज़ा खोलकर 500 सैनिक दंदनाते हुए अंदर आ गए, ठीक है? यानी कि अंदर आए और पूछा, बच्चे कहाँ हैं? यानी कि धमाका हुआ तब तक वो कुछ सोचते कि कुछ लोग उनके अंदर आते हैं और उनसे पूछा जाता है कि आपके बच्चे कहाँ हैं, ठीक है? और उसके बाद क्या होता है कि बतीसा याद करती है, उन्होंने इजेत की छाती में 3 गोलियां दाग दी। यानी कि जो उसकी माँ थी, जब तक कि वो बताती कुछ करती, उन्होंने क्या की कि इजेत की छाती पे 3 गोलियां लगातार दाग दी और उसके सामने ही उनके पति के यानी कि पति की मौत हो गई और सैनिकों ने उसकी अंगुली यानी कि अंगुली से शादी की अंगूठी उतार ली और उसे भाग जाने को कहा। यानी कि उसके जो हाथ में रिंग थी, तो बच्चे तो मिले नहीं, वो दोनों बुढ़े थे, तो उसके जो पति था उसको मार दिया जाता है और उन्होंने औरत के हाथ से शादी की अंगूठी जो एंगेजमेंट में रिंग पहनी जाती है, ठीक है? अब पता नहीं पहले एंगेजमेंट होती थी कि नहीं, लेकिन हाँ ये था कि मतलब हाँ आभूषण पहने जाते हैं, ठीक है? तो जो भी था उनके पास में यानी कि रिंग वगैरह वो उतार लेते हैं, उन्हें बोलते हैं भाग जाओ आप। और मैं अभी दरवाजे से बाहर भी नहीं निकली थी कि उन्होंने घर में आग लगा दी। यानी कि उसको भागने को कहा जाता है और उसके घर में आग लगा दी जाती है। वह बरसात में बेघर होकर सड़क पर खड़ी थी, ठीक है? उसके पास ना मकान था, ना पति और ना शरीर पर पहनने के लिए कपड़ों यानी कि शरीर पर पहनने कपड़ों के अलावा कोई और चीज़, यानी कि ना तो खाने का था, ना तो रहने का ठिकाना था, ना तो छत पे यानी कि सिर पे छत थी, कुछ भी नहीं था, सब कुछ उस औरत से छिन गया। और यहाँ की उसका सपोर्ट करने वाले भी जो एक थे उनके हस्बैंड, तो वो भी उनसे छीन लिए जाते हैं, ठीक है? अब उसके बाद बिल्कुल भी बेसहारा, यानी कि कुछ भी नहीं है हमारे पास, बस बदन में ढकने के लिए वो भी जो हम पहने हुए हैं वही बस, उसके अलावा भी कुछ नहीं है कि चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो इनके पास कुछ भी ना बचा। और हुआ क्या कि समाचारों में आई यह कथा उन हजारों अल्बानियाई लोगों के साथ हुए बर्ताव में से एक, यानी कि ये जो कथा अभी हम पढ़े तो ये मतलब कि सच्चाई बताती है। और याद रखिए कि यह नरसंहार उस देश की अपनी ही सेना एक ऐसे नेता के निर्देश पर कर रही थी जो लोकतांत्रिक चुनाव में जीतकर सत्ता में आया था, ठीक है? और उसके बाद क्या हुआ कि जातीय पूर्वाग्रहों के चलते हाल के वर्षों में जो सबसे बड़े नरसंहार हुए हैं, उनमें यह संभवतः सबसे भयंकर था। आखिरकार कई देश और यानी कि कई और देशों में जब दखल दिया तब जाकर यह क्रम थमा और
यदि हम बात करें यानी कि कई देश पहले ही इसमें क्या किया, मतलब उनकी आलोचना की गई, उन्हें कुछ ऐसा कहा गया कि आप लोग ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं बहुत गलत है, तो उन पर प्रतिबंध लगाए गए और तब जाके ये चीज़ें थमी, ठीक है। और यदि हम बात करें तो मिलोसेविक की सत्ता गई और बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उन पर मानवता के खिलाफ अपराध का मुकदमा चला, ठीक है। तो एक इंटरनेशनल न्यायालय होता है, तो वहाँ पे भी क्या होता है, कोई भी कंट्री गलत कर रही है, ठीक है। यहाँ पे से आप एक बात और निकाल सकते हैं कि जब भी कोई भी देश गलत काम करता है, ठीक है, लोकतांत्रिक कहा जाता है, लेकिन अपने मूल उद्देश्यों का, सिद्धांतों का उल्लंघन किया जा रहा है उसके द्वारा, इंटरनेशनल न्यायालय है और उसमें बिल्कुल मतलब सारी चीज़ें जो भी हैं न्याय की जाएंगी। यदि ऐसा कुछ होता है और कोई भी यदि एक देश कर रहा है तो दूसरे देश उसमें क्या करते हैं कि बात को उसके ये मानते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं, उसे सुधारने की मतलब सुधारने के लिए सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं या जो भी कुछ है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। यानी कि यदि हम माने कि हम कुछ भी करें, अदर कंट्री हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। यहाँ पे कुछ ऐसा मान के चलिए आप कि हम अपने घर में कुछ भी कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, तो उसी टाइम तक नहीं कर सकते हैं जब तक हम इंसान की तरह बर्ताव करेंगे घर में, ठीक है। लेकिन जब हम हैवान बनते हैं तो हमारे पड़ोसी, बिल्कुल उनका अधिकार है कि वो हस्तक्षेप घर में करें। यदि आप किसी के साथ गलत कर रहे हो घर वालों के साथ, तो फिर पड़ोसी वहाँ पे आते हैं और इसमें कोई रोक भी नहीं सकता कि आप वहाँ पे क्यों गए थे, ये हमारे घर का निजी मामला है, ठीक है। उसी तरह है कि हमारे देश में या किसी भी देश में कोई भी गलत काम कर रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक इलाके पे नहीं, अपने पूरे कंट्री पे ऐसा कुछ हो रहा है, तो दूसरी कंट्रियां उस पे दबाव डाल सकती हैं कि नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे, और यदि करते भी हो तो हम तुम्हारे साथ सारे रिश्ते तोड़ देंगे। क्योंकि आपको पता है कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशन भी होते हैं, आपका ये सिलेबस का टॉपिक भी है, ठीक है, आईआर जिसे आप कहते हो, या इंटरनेशनल रिलेशन, तो इसमें जीएस पेपर 2 में ही है, तो उसे भी आपको पढ़ना पड़ता है। और ये बहुत ही, मतलब जैसे हमारे पड़ोसियों को हमने संबंध बताया, सेम उसी तरीके से होता है कि हमारे देश के जो पड़ोसी देश होते हैं उनसे भी हमारे संबंध होते हैं। कुछ देशों से काफ़ी अच्छे होते हैं, कुछ देशों से काफ़ी बुरे होते हैं। क्योंकि यदि हम ये सोचें कि हम आयात निर्यात के बिना हमारे देश का कुछ हो सकता है, तो कितने भी आत्मनिर्भर हो जाएं, कहीं ना कहीं चीज़ें हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, ठीक है। अदरवाइज हम यदि चीज़ें सपोज आत्मनिर्भर भी हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसका प्रोडक्शन करने लगते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में उतना ज़्यादा माल सप्लाई नहीं हो पा रहा है, हम उसको क्या करेंगे कि विदेशों में सप्लाई करेंगे। लेकिन जब हमारे रिलेशन ही नहीं होंगे तो उसमें क्या होगा कि वो चीज़ें फिर नहीं हो पाती, ठीक है, देश का डेवलप फिर उस तरीके से नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम, और यदि कोई देश हस्तक्षेप करता है तो दूसरे देश को मानना पड़ता है, बिकॉज वहाँ पे यदि वो नहीं मानते हैं तो उनके रिश्ते क्या होंगे, दूसरे देशों से बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे, ठीक है। सो आई होप कि आप ये इंटरनेशनल रिलेशन वाला थोड़ा सा आप यहाँ से ही समझ चुके होंगे। अब इस कहानी के आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कि लोकतंत्र में अधिकार, ठीक है, तो लोकतंत्र में अधिकार की बात करने से पहले इसमें यदि जो ये ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, और इसमें यदि हम बात करें तो इसमें क्या है कि अधिकार विहीन जीवन के इन तीनों मामलों से मिलते जुलते उदाहरण भारत से भी दे, और ये उदाहरण निम्नलिखित हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो अधिकार भी, अभी हम 3 मामले देखे, 3 कहानियां पढ़ चुके हैं कि किसी लोकतांत्रिक देश में भी, किसी अलोकतांत्रिक देश में भी, और एक ऐसी कहानी जहाँ पे कि कुछ जबरदस्ती तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि पुलिस हिरासत में हिंसा की अखबारी खबरें, ठीक है। यानी कि इसमें जब भी पुलिस हिरासत में हिंसा की जो भी घटना होती है, अखबार में आप सोशल मीडिया पे इसको क्या करो कि मतलब हर एक जगह पे जो भी मीडिया है वहाँ पे उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, लोगों तक ये सूचनाएं पहुँचनी चाहिए। उसके बाद है कि भूख हड़ताल पर जाने वाले कैदियों को जबरदस्ती खाना खिलाने की अखबारी रपट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब भूख हड़ताल किया जाता है, हमने देखा था गुआंतानामो की जो कहानी थी कि उसमें से वो भूख हड़ताल करते हुए उनको ज़बरदस्ती खिलाया जाता है, ठीक है, और नाक के द्वारा ही उनके पेट तक पहुंचाया जाता है। अब कितना पहुंचा होगा भगवान ही जाने। और उसके बाद है कि हमारे देश के किसी हिस्से में जातीय हिंसा
महिलाओं के साथ गैर बराबरी वाले व्यवहार की खबरें, और फिर इन मामलों और भारतीय मामलों के बीच असमानता और अंतरों की सूची बनाएं। और यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक मामलों के लिए आप ठीक उसी तरह की भारतीय उदाहरण दें, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो अलग अलग कंट्रियों की ये एग्जाम्पल हम लिए, इसको अपने भारत से कंपेयर करना है, ठीक है, किस तरीके से है, और उसको ये आपको खुद से करना है। और इसमें मतलब थोड़ा बहुत भी आप दिमाग लगाएंगे तो इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। देन उसके बाद अब हम आते हैं कि लोकतंत्र में अधिकार। लोकतंत्र में अधिकार की यदि हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि हमने पहले जिन उदाहरणों का जिक्र किया, यानी कि अब मैंने मतलब पूरा चैप्टर इसी में घूमने वाला है, इर्द गिर्द जो कहानियां हमने पहले ही पढ़ ली उसी को आप ध्यान में रखिएगा और उसी पे ये घूमेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि यदि इधर आते हैं कि लोकतंत्र में अधिकार क्या कैसे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमने पहले जिन उदाहरणों का जिक्र किया है उन सब पर विचार कीजिए। हर उदाहरण में जिसे कष्ट हुआ उसके बारे में सोचिए, यानी कि जिसे कष्ट हुआ, जिसने दिया उसके बारे में सोच के टाइम खराब क्यों करे, ठीक है। तो जिसने मतलब जिसको कष्ट हुआ उसके बारे में इसमें बताया जा रहा है कि आप सोचिए। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुआंतानामो वे के कैदियों, सऊदी अरब की औरतों और कोसोवो के अल्बानियाई लोगों और भारत में 1984 तथा 2002 के दंगों का शिकार हुए लोगों के बारे में सोचिए, ठीक है। इंडिया में भी ऐसा कुछ हुआ था। और उसके बाद है, अगर आप इन्हीं की जगह होते तो आपके मन में क्या विचार आते, यानी कि आप इस समस्या में होते तो आपके मन में क्या विचार आते। जब आपको पता चलता कि यहाँ की शासन व्यवस्था इस तरीके से, हमारे साथ सरकार का ये व्यवहार है, तो आप क्या करते, ठीक है। तो इसमें अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसके बाद हम आंसर्स की बात करेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि आप उस जगह पे होते तो क्या करते। आंसर देखने से पहले आप लोग अपने माइंड में सोचते रहिए कि आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते, राइट। और उसके बाद है कि अगर आपके हाथ में महत्वपूर्ण फैसले करने का अधिकार हो तो आप उपर्युक्त घटनाओं को ना होने देने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। यानी कि आपके हाथ में यदि क्या हो कि मतलब महत्वपूर्ण जो भी फैसले हैं उनके लेने का अधिकार होता, तो उस टाइम पे या कि उपरोक्त घटना जो भी हुई तो ना होने देने के लिए आप क्या क्या करते, यानी कि आप सोचते कि यदि अभी हमारे मन में आता ना कि काश मैं देश का पीएम होता, सारे देश को एक ही दिन में उलट पलट देता, ठीक है। काश मैं देश का राष्ट्रपति होता, देश को ऐसे से ऐसे कर देता, काश मैं ये होता तो ये कर देता। हमारे दिमाग में आता है, ठीक है। हम कहते हैं कहते यार हम होते उस जगह पे तो बताते कि कैसे शासन चलाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि कुछ टाइम के लिए मान लीजिए कि माना कि आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं या कोई भी ऐसे लीडर है जहाँ पे सारी सत्ता आपके हाथ में है, सारा पावर आपके हाथ में है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सोचिए कि उस टाइम आप क्या करते। और यहाँ पे एक्साइटेड होके एक पक्ष में नहीं सोचना है, ठीक है। तो इसमें एक पक्ष में ना सोचकर दोनों ही पक्ष में, यानी कि हमें एक संतुलन आंसर होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो उसमें सोचना है, इसलिए आप अभी मैं बना रही हूँ आपको, ठीक है। तो आप जितने भी मुझे सुन रहे हैं, माना कि आज के लिए आप लोग क्या है, देश के पीएम है, ठीक है। आप क्योंकि आपको पता है कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ जो होती हैं पीएम के हाथों में ही होती है। तो मान लीजिए कि आज देश के आप पीएम है, अब सोचिए आप क्या क्या कर सकते हो। आपके साथ आप पास पूरे पावर हैं, सारे अधिकार जितने भी होते हैं सबके अधिकार मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। ये जितनी भी दुर्घटनाएं हुई उस स्थिति में उसको सुधारने के लिए कि मतलब होने से पहले ही हम सुधार दें या हो रही है उस टाइम किस तरीके से सुधार दें, तो उसको आप लोग सोचिए, ठीक है, कि किस तरीके से हम कर पाते। अब उसके बाद हम आगे आते हैं। तो शायद आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहोगे जिसमें लोगों की सुरक्षा, उनके सम्मान का ख्याल और समान अवसर जरूरी हो, ठीक है। तो यहाँ पे खैर लेखक अपने मर्जी से बोल रहे हैं कि आप सभी लोग ऐसा करोगे, ठीक है। तो भले ही करें चाहे ना करें, हमारी आदत होती है हम अच्छी चीज़ें ही बोलते नहीं थे, हम अच्छा करेंगे, भले ही उधर हम क्या करें कि बुरा ही बुरा करते रहें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बताया जा रहा है कि खैर आपको जो मैंने अभी बोला, हाँ आप पीएम हो आज के लिए और बिल्कुल आज का पूरा टाइम है आपके पास, 24 घंटे हैं, बिल्कुल आप
बिंदास सोचिए कि कोई भी आपदा आती है उस टाइम पे आप कैसे उसको टैकल करोगे, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं अरे देश को बर्बाद करके रख दिया इसने, मतलब कुछ सिस्टम ही नहीं पता इसको, पता नहीं क्या करता रहता है, कैसे करते हैं ये वो, दुनिया में बता बोलने के लिए बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं, ठीक है। अब उस टाइम अब कुछ टाइम के लिए आप उस पद पर हो और उस पद पर रह के उस पद की गरिमा को मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बनाए रखेंगे और उसी हिसाब से फैसला भी लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको आज सारे अधिकार मिले हुए हैं मेरे तरफ से, तो जितने भी होते हैं, ठीक है, अपने लिए, यानी मान के चलिए कि देश में सिर्फ आप ही एक लीडर हो जो कि कुछ भी आपका फैसला सर्वमान्य होगा और उस हिसाब से आपको सोचना है। और बिल्कुल सोचने में कंजूसी नहीं करना, जितना सोच सकते हो आप लोग सोचना। यहाँ पे खैर आंसर हम पढ़ रहे हैं तो इस आंसर के हिसाब से नहीं सोचना, ठीक है। आपका दिमाग जो कह रहा है उस हिसाब से सोचना है और यही कह रहा है जो आंसर में, वो तो अच्छी बात है। तो इसमें क्या है कि शायद आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहोगे जिसमें लोगों की सुरक्षा, उनके सम्मान का ख्याल और समान अवसर जरूर हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाना चाहेंगे, ऑब्वियस है। जैसे आप यह चाह सकते हैं कि बिना उचित कारण और सूचना के किसी को गिरफ्तार ना किया जाए। यानी कि हम क्या चाह सकते हैं कि बिना उचित कारण के, यानी कि जब तक कोई कारण नहीं है, कोई रीजन नहीं है, रीजन ऐसा नहीं कि आप कोई भी बहाने बना दो, ठीक है, तो ऐसे तो मिल जाएगा। लेकिन कोई एक हम बात करें तो आपके पास एक ऑथेंटिक रीजन होना चाहिए, एक उचित रीजन होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ इसको गिरफ्तार करने लायक इसमें कुछ दम है, मतलब कि कुछ बातें हैं या ऐसी घटनाएं इसके द्वारा की गई हैं जिसे हम गिरफ्तार करें, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए और सूचना के किसी को, मतलब बिना सोचे किसी को भी गिरफ्तार ना किया जाए। यानी कि हम देख रहे हैं देशद्रोह में होता है कि बिना पूर्व सूचना के ही आप गिरफ्तार कर लेते हो, तो वहाँ पे पहले क्या करो, आप पूर्व सूचना दो उन्हें, उसके बाद ही आप क्या करो, ये पॉइंट जो मैं अभी बोल रही हूँ उसको याद रखना है। अभी इसके बारे में कुछ अच्छी बातें आने वाली हैं, ठीक है। तो ना गिरफ्तार किया जाता है, और तो इसमें अपना पक्ष रखने और अपने आप को निर्दोष साबित करने की पर्याप्त अवसर होती है। यानी कि जो भी है, यदि इसमें सूचना हमको पहले से मिल जाती है और हमें पहले से पता होता है या उचित कारण होता है, और उसके मतलब कि अगर किसी को गिरफ्तार कर भी लिया जाता है उसके बाद, तो हमें क्या होता है कि ये चीज़ें हमें कंफर्म रहती हैं कि चलो हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं। अब इसमें यदि हम बात करते हैं कि यानी गिरफ्तारी, ठीक है, आप हमें सूचना देते हो उसके बाद गिरफ्तार करते हो, तो ऑब्वियस है कि हम कुछ अपने बचाव के लिए करेंगे, ठीक है। कुछ अपने लिए वकील वगैरह की व्यवस्था करेंगे, सबूत जुटाएंगे, या जो भी हमारे सब मतलब बन सकता है अपने लिए, वो सारी चीज़ें हम करेंगे कहीं ना कहीं। और होता क्या है कि मतलब उसे यदि गिरफ्तार कर लिया जाता है, अपने पक्ष रखने और अपने आप को निर्दोष साबित करने का पर्याप्त अवसर मिले। आप इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि ऐसा भरोसा सभी चीज़ों पर लागू नहीं हो सकता। हम हर किसी से जिन चीज़ों की मांग करते हैं या जिन बातों की उम्मीद करते हैं उनमें से, यदि हम बात करें कि उसमें हमें तार्किक नज़रिया अपनाना चाहिए, ठीक है। यानी कि जिस भी चीज़ की हम बात करें हमें क्या होना चाहिए कि एक तार्किक नज़रिया हमारा होना चाहिए, और क्योंकि उसे ये चीज़ें सबको उपलब्ध करानी है। जो अभी मैंने आपको अधिकार दिए हैं, तो अभी मैंने जो मैं अभी बोली हूँ, यानी कि हमारा एक बैलेंसेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पीएम हो तो अच्छी अच्छी बातें ही करनी है, ठीक है। हमें वो चीज़ें देख के चलनी है कि इसमें यदि हम कोई बिल ला रहे हैं, कोई चीज़ें कर रहे हैं, कोई कानून ला रहे हैं, तो इसमें किन किन क्षेत्र वालों को फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। किन किन यहाँ पे आप बिल्कुल ये सारे दंगे वगैरह छोड़ दीजिए। जो किसान बिल चल रहा है, आई होप कि आपको उसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज होगी। नॉलेज नहीं है तो अधूरा नॉलेज बहुत खतरनाक होता है। उस जो किसान बिल सरकार के द्वारा पास किया गया है, तीनों को आप पढ़िए, उसकी डिटेल कि उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, और फिर उसके बाद आप ये समझिए, और प्लीज़ थोड़ा मेरे साथ आप लोग मेहनत करिए, और उसमें आप लोग ये समझिए कि क्या जो किसान कह रहे हैं
यानी कि इसमें कि एमएसपी ख़त्म कर दिया जाएगा, उसके बाद मंडियों को बंद कर दिया जाएगा, क्या-क्या किस तरीके से है, उसके बाद फिर आप अपना ओवरव्यू निकालिए कि क्या यहाँ पे क्या इसमें सरकार की क्या गलतियाँ हैं? क्या इसमें हम सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को ये चीज़ें सुधार करनी चाहिए? क्योंकि आज लगभग 20 से 25 दिन हो रहे हैं, ठीक है? कोविड-19 से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। आप न्यूज़ में लगातार देख रहे हो कि कम से कम वहाँ पे बात की जा रही है कि 200 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए, मतलब इतना ज़्यादा घाटा हो रहा, कंपनियों को, वर्कर्स काम नहीं कर पा रहे हैं। तो उस हिसाब से और किसानों का भी कहीं न कहीं अपने हिसाब से नज़रिया सही है। लेकिन इसमें काफ़ी दिन हो गए, तो क्या ये सही है कि इतने दिन तक ये चीज़ें चले? क्या सरकार को मतलब जल्दी से कदम नहीं उठाने चाहिए कोई, या फिर इसको महीने भर चलने देना चाहिए? जैसे शाहीन बाग का मुद्दा कम से कम नहीं तो आप मान के चलिए तो 100 दिन से तो ऊपर ही चला था, ठीक है? तो जब 100 दिन से ऊपर चला था और उसमें भी कोई निर्णय नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे आपको सिर्फ़ यहाँ पे अभी एक बात और समझिएगा कि सरकार बस की गलती नहीं निकालनी है और ना तो किसानों की गलती निकालनी है, ठीक है? हमें दोनों का ही पक्ष सुनना, समझना, पढ़ना है और उसके बाद हम अपने नतीजे पे पहुँचेंगे या कुछ सुझाव देने की कोशिश करेंगे कि अब इसमें किसान कहाँ तक सही है या कहाँ तक गलत है, सरकार कहाँ तक सही या कहाँ तक गलत है, इसमें क्या-क्या चीज़ें सुधार करनी चाहिए, क्या किसानों को सरकार की बात मान लेनी चाहिए या उनकी बात करनी चाहिए, बातचीत करने के लिए राजी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो किसी का निर्णय होगा नहीं, ठीक है? कि आप हमारी नहीं सुनोगे, हम आपकी नहीं सुनेंगे, तो फिर वो तो लंबे टाइम तक चलता रहेगा और जब चलता रहेगा तो ऑब्वियस है कि देश की इकोनॉमी को काफ़ी बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे सरकार का भी रोल होना चाहिए कि वो कुछ ऐसे त्वरित कदम उठाए। कितने दिन तक, और आज की बात नहीं है, हम देखते हैं कि कोई भी मतलब अमेंडमेंट आता है, काफ़ी लंबा उसमें क्या होता है कि ये आंदोलन वगैरह होते हैं, ठीक है? तो क्या ये सही है? कहाँ तक सरकार इसमें, मतलब सरकार का क्या करना चाहिए कि ये चीज़ें ऐसा ना हो? बिल्कुल हमारा अधिकार है, हम करेंगे, लेकिन सरकार उसमें जैसे अमेंडमेंट ला रही है, उसके लिए पहले से ही वो ओवरव्यू बना के चले कि इसमें दंगे हो सकते हैं, क्या हो सकता है, इसके सुधार के लिए क्या करना चाहिए। तो वो सारी सुझाव आप लोगों को ही देने होंगे और आप लोग अभी सोचिएगा कि इस तरीके से यदि मतलब कौन कहाँ पे कितना सही, कितना गलत है, और इसमें बिल्कुल एक पक्ष में नहीं जाना है। हम बार-बार बोल रहे हैं, हमें एक पक्षीय नहीं होना है, ठीक है? हम एक सिविल सर्वेंट है, हम एक पब्लिक के सर्वेंट है। यानी कि यहाँ पे जनता की सेवा के लिए हम आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी हमें ये नहीं कि कोई भी राजनीतिक वाले अच्छे हैं या कोई भी किसान बुरे हैं, तो ये चीज़ें हमको नहीं करनी। हमको जो हमारे नियम कानून, कायदे कह रहे, सिद्धांत कह रहे, उस हिसाब से हमें बात करनी है, ठीक है? तो इसमें आई होप कि आप अभी जो मैं बोल रही हूँ आप लोग करते होंगे, मेरी बातों को फालतू ना लेके एक काम वाली बात को लेते होंगे, ठीक है? और उसके बाद अब हम आते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि तार्किक नज़रिया होना चाहिए, क्योंकि उसे ये चीज़ें सबको उपलब्ध करानी है। पर आप इस बात पर जोर दे सकते हैं कि आश्वासन सिर्फ कागज़ों में ही ना रहे, उन पर अमल भी हो और जो लोग ऐसा ना करें उनको सज़ा भी मिले, ठीक है? यानी कि इसमें क्या बात की गई कि आश्वासन जो भी हम कर रहे हैं वो सिर्फ कागज़ों पे ना हो, उस पे अमल भी किया जाए और क्या हो कि लोग, मतलब जो लोग ऐसा ना करें उनको क्या की जाए, सजा भी मिले। दूसरे शब्दों में कहें तो आप एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहोगे जहां हर किसी को कुछ न्यूनतम बातों की गारंटी होगी, अमीर या गरीब, ताकतवर या कमजोर, बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक, हर किसी को इन न्यूनतम चीजों की गारंटी होगी। अधिकारों की सोच के पीछे यही भावना होती है, ठीक है? तो इसमें चाहे किसी भी तरीके से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, किसी भी तरीके से जो भी पिछड़े वर्ग हैं या माना जाता है, ठीक है, कोई नहीं माना जाता है, उसको बना के रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या किया जाए कि उनके अधिकारों को हम कहीं पीछे ना छोड़ दें, या तो कुछ ऐसा कि उनके अधिकारों की सोच से पीछे यही भावना पूरी, जो इस तरीके से कि सबको हमको बराबर लेके चलना है, ठीक है? हम इसी तरीके से कानून बनाना चाहेंगे। और उसके बाद है कि ऐसे अधिकार नहीं रख सकते जो दूसरों को कष्ट दे, यानी कि हम ऐसे अधिकार भी नहीं रख सकते कि दूसरों को कष्ट दे। जैसे कि यदि हम बात करें, हमें फंडामेंटल राइट है, हम कहते हैं हमें स्वतंत्रता का अधिकार, हमें बोलने की स्वतंत्रता, हमें म्यूजिक सुनने की स्वतंत्रता है, ठीक है?
अब हमें म्यूजिक सुनने की स्वतंत्रता है। सपोज अब हम अपने स्वतंत्रता का पूरे तरीके से, अभी मैं कल आपके लिए बोली थी आपको फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ने की, ठीक है। हालांकि जब इतना चिल्लाओ और उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो हाँ, दिल से पूछो तो बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग बातें माना करिए, आपकी भलाई इसमें है, मेरे को कुछ नहीं, बस तसल्ली होती है कि जो कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि आपसे कुछ लिया नहीं जा रहा, सिर्फ आपको मेहनत करने की बात कही जा रही है, ठीक है। उसमें आपका ही भला है और आप लोग करेंगे तो अच्छा होगा, और कर भी रहे हैं तो मैंने यही बताया कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ हम कर रहे हैं, तो चलो ठीक रहता, अपना भी मन लगता है कि अच्छे तरीके से कुछ ही पढ़ रहे हैं बट अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं तो और बेहतर किया जाए, ठीक है। लेकिन जब वो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं चलो एक न्यूट्रल टाइप के आप भी हम भी, फिर मज़ा नहीं आता ऐसे में, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों को कुछ जो कहा जाता है उसे तो कम से कम कंप्लीट करा करिए, और इतनी बड़ी बात भी नहीं कही जाती जो आप लोगों से हो ना, ठीक है। तो इसलिए आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसे अधिकार नहीं रख सकते जहाँ पे दूसरों को नुकसान हो, यानी कि हमने कहा कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने की हमें स्वतंत्रता है, या म्यूजिक सुनने की स्वतंत्रता। अब आपके पास में आप तो अपने स्वतंत्रता को याद किए हो, आपकी ड्यूटी तो आपको पता नहीं, ठीक है। अब हमें क्या हुआ कि हमारे पास में कोई भी बच्चा है पड़ोस का, उसका एग्जाम है कल, ठीक है, लेकिन हमें स्वतंत्रता मिली हुई है कि हम म्यूजिक सुन सकते हैं। अब हमने यहाँ पे डीजे वूफर लगा लिया, अब चल रहा है वो, ठीक है। यहाँ इसका एग्जाम है, एग्जाम दे भाड़ में जाए, कुछ भी नहीं, ठीक है, सॉरी तो इसमें क्या होता है, नहीं हमारी ऐसी सोच होती है, ये बिल्कुल तय है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो हम क्या कर रहे हैं, बस अपने अधिकार की बात कर रहे हैं यार, कि हमें तो म्यूजिक सुनने का अधिकार है, हम तो सुनेंगे, तेरे अधिकार को तो तू समझे क्या होने वाला। हमें हमें हाँ, हमारा अधिकार उतना ही है जितने में दूसरे के अधिकार का हनन ना हो, ये बात हमें हमेशा याद रखनी होती है, ठीक है। तो हमें म्यूजिक सुनने का अधिकार है, लेकिन अपने कमरे के अंदर ही। यदि इसको नुकसान हो रहा है तो ये कोर्ट में भी जा सकता है, क्योंकि इस बंदे का एग्जाम है और यहाँ पे आप इसके अधिकारों का हनन कर रहे हो। तो आप ऐसे अधिकार बिल्कुल नहीं मिले हुए हैं कि हमें अधिकार है हम करने नहीं, कोई बात करता है अरे यार कर ले तुझे जो करना, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हम तो गाना सुनेंगे ही, ठीक है। और भी इसका तो वॉल्यूम थोड़ा धीमा है, अब नेक्स्ट टाइम और भी जिसका वॉल्यूम हाई होगा उसको लेके आएंगे हम और फिर बजाएंगे, ठीक है, करना हो जो कर ले। तो ऐसे हम नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए। तो यही बताया जा रहा है कि हम जब भी नियम कानून बनाएंगे कुछ इस टाइप का ही बनाएंगे कि वहाँ पे दूसरों का हनन ना हो। और आप इस तरह क्रिकेट खेलने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते कि पड़ोसी की खिड़की के शीशे टूट जाए, ठीक है। यहाँ पे हालांकि क्रिकेट का दिया हुआ है, मैंने आपको कुछ दूसरा बताया, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिकेट तो ठीक है कि हम पड़ोसी की खिड़कियों के शीशा तोड़ने के लिए खेलते नहीं है, टूट जाता है गलती से तो क्या करें, अब टूट ही जाता है। कुछ होता है कि शीशे के अंदर का कुछ देखना है इसलिए टूट जाता है, कुछ लोगों से होता है कि बस टूट जाता है, गलती हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या बात की जा रही है, यदि क्रिकेट खेलने का अधिकार है, पर ये दावा नहीं कर सकते कि हम पड़ोसी का शीशा ही तोड़ देंगे और उसके बाद है तोड़ा जाए और आपके अधिकार को कुछ ना हो। युगोस्लाविया के सर्ब लोग पूरे देश पर सिर्फ अपना दावा नहीं कर सकते थे। सो हम जो दावे करते हैं वे तार्किक भी होने चाहिए, वे ऐसे होने चाहिए कि हर किसी को नुकसान मतलब सॉरी हर किसी को समान मात्रा में उन्हें दे पाना संभव हो, ठीक है। यानी कि हर किसी को, देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति को, या तो हम बात करें तो एक जो झोपड़ी में भी हमारे यहाँ रह रहा है व्यक्ति उसको भी क्या मिले, वो सारे अधिकार मिले। यहाँ पे जम्मू कश्मीर उसको बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो, यानी कि पूरी जो इंडिया है, ऐसे मान के चलिए आप, ये हमारी इंडिया है और इसमें क्या करेंगे, जहाँ पे भी यहाँ एक कोने में बैठा इंसान भी है, इसको भी हमारे द्वारा ऐसे अधिकार का निर्माण किया जाए कि उसको भी वो चीज़ें मिले और प्राउडली कहे कि हम इस देश में रहते हैं, हमें भी उतना ही अधिकार है जितना एक आम नागरिक को है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे यदि हम बात करें तो हाँ, सो हम क्या करते हैं कि जो दावे करते हैं वे तार्किक होने चाहिए, वे ऐसे होने चाहिए कि हर किसी को समान मात्रा में मिले, और यानी कि पूरे अधिकार सबको मिलने चाहिए, ठीक है। और इस प्रकार हमें कोई भी अधिकार इस बाध्यता के साथ मिलता है कि हम दूसरों के अधिकारों का आदर करें,
ठीक है? यानी कि अभी जो हमने बताया कि हम म्यूज़िक तो सुन सकते हैं, लेकिन उतना ही कि दूसरों के अधिकार का आदर सम्मान करते रहें। ऐसा नहीं कि बस हमने डीजे बजा दिया, बाकी तुम्हारा जो होना है तुम जानो, हमारा तो अधिकार है, हम तो करेंगे ही। तो ऐसा नहीं करना, दूसरों के अधिकारों का आदर भी हमें आना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद है, हम कुछ दावे कर दें सिर्फ़ इतने भर से वह हमारा अधिकार नहीं हो जाता है, ठीक है? इससे उस पूरे समाज में भी स्वीकृति मिलनी चाहिए, और जिसमें हम रहते हैं हर समाज अपने आचरण को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कायदे कानून बनाता है, राइट? और ये कायदे कानून हमें बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। समाज जिस चीज़ को सही मानता है, सबके अधिकार लायक मानता है, वही हमारे भी अधिकार होते हैं। और इसीलिए क्या होता है कि समय पर मतलब समय और स्थान के हिसाब से अधिकारों की अवधारणा भी बदलती रहती है, ठीक है? तो हमेशा एक जैसा नहीं हो सकता, ये बात हम अच्छे तरीके से जानते हैं, और आई होप कि हम सभी अच्छे तरीके से जानते होंगे, ठीक है? हम सभी में आप सभी भी आते हो कि हमेशा परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जो पहले चल रहा था, यदि हम सोचे कि आज सेम वही कंडीशन हो, तो इम्पॉसिबल है। ये मान के चलिए आप, यदि हम कहें कि हड़प्पा सभ्यता आज भी आ जाए, यानी पूरी चीज़ें हम हड़प्पा सभ्यता जैसे, यानी हड़प्पा सभ्यता में जो चल रहा था वो अब हमें लागू करनी चाहिए, तो इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकते हैं, ठीक है? कुछ चीज़ें उसकी फॉलो कर सकते हैं। बहुत से लोगों की सोच में फ़र्क है, हमारे रहन सहन में फ़र्क है, हम बहुत सी चीज़ों से अवेयर हो चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यदि हम बात करें टेक्नोलॉजी का जो भी ज़माना है, ठीक है, तो वहाँ इम्पॉसिबल है। उधर रिटर्न होना तो इतिहास हम पढ़ते हैं, क्योंकि वर्तमान जानना ईजी हो जाता है, इसलिए इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है? अदरवाइज हम इतिहास नहीं पढ़ेंगे, वर्तमान जानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इतिहास पढ़ा जाता है, ताकि वर्तमान की जानकारी हमें बेहतर हो सके, ठीक है? लेकिन अब ऐसा कह दें कि इतिहास में बहुत अच्छा चल रहा था, रिटर्न होना चाहिए, ठीक है? तो नहीं हो सकते हम रिटर्न, इम्पॉसिबल है, क्योंकि पहले के लोग जो थे, हमारी सोच अब वो नहीं है। हमें पेरेंट्स की बात अपने बुरी लगती है, बहुत आदम बाबा के ज़माने की नहीं है वो। लेकिन आज भी हमें सपोर्ट करते हैं, एक फ्रेंडली रहते हैं हमारे साथ, लेकिन कहीं न कहीं यदि वो रोक-टोक कर देते हैं, हमें बहुत बुरी लगती है, ये सच्चाई है। चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने से हों, ये बिल्कुल तय बात है कि हमें उनकी बात 100% बुरी लगती है। यदि उस उन्होंने मना कर दिया कि बेटा ये काम गलत है, आप ऐसा मत करो, तो हमें कहीं न कहीं थोड़ी देर के लिए, बाद में भले ही समझ जाएँ, तो लगता है कि नहीं, मतलब पापा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उन्होंने ऐसा कैसे मना कर दिया, उसके पापा तो नहीं मना करते उसको। लेकिन कहीं न कहीं उनको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेरे बेटे के लिए या बेटी के लिए नुकसान है, उन्होंने मना किया, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है? उनको बहुत ज़्यादा दुनिया हमसे आगे की वो देखी हुई है, जो आज हम कर रहे हैं, वो कर चुके हैं वो। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हमें बुरी लगती है। तो अब मान के चलिए कि जब उनकी बातें अभी बुरी लगती हैं इतनी, हम आदम बाबा के ज़माने में चले जाएँगे, तो क्या हम उस तरीके से सब कुछ मैनेज कर पाएँगे? बिल्कुल नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि हम इतिहास पढ़ें तो उसी पे अट्रैक्टिव हो जाए, कि नहीं, नहीं जाना चाहिए उसमें। एक न्यूज़ में आया था, ये आया हुआ था, शायद आप लोगों को यदि याद नहीं हो, कि मतलब हमें हड़प्पा सभ्यता वाली संस्कृति अपनाना चाहिए। जब वहाँ पे पूरा नगरीकरण व्यवस्था चल रहा था, तो यहाँ पे भी करना चाहिए। तो जब नगरीकरण व्यवस्था चल रहा था, तो ग्रामीण वाले कहाँ जाएँगे यार, ठीक है? तो ऐसा कुछ होता नहीं है। उसके बाद है कि इसमें 200 साल पहले अगर कोई कहता कि औरतों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए, तो उसे अजीब माना जाता। अब वही बिल्कुल सेम जो मैं अभी समझाई, यहाँ पे आ गया कि 200 साल पहले की बात करें, तो वहाँ पे कहा जाता है कि औरतों को वोट दिया जाए, औरतों को समान अधिकार दिया जाए, और औरतें घूंघट नहीं करेंगी, औरतें जीन्स टॉप पहनेगी, या लड़कियां जीन्स टॉप पहनेगी, हेयर कटिंग उनकी वॉइस जैसी होगी। तो वहाँ पे बहुत ही समझ के चलिए कि आपको जिंदा लटका दिया जाता, जो भी कहता, ठीक है, उस टाइम। लेकिन आज आप कहोगे तो आप पूजनीय होते हो कि चलो इसने औरतों के लिए कोई काम किया। तो वहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बहुत अजीब लगता है। आज सऊदी अरब में उनको वोट का अधिकार ना होना ही अजीब लगता है, ठीक है? यानी कि आज जहाँ हमारे यहाँ सब औरतों को पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिला के चलने की बात की जा रही है, वहाँ सऊदी अरब में हम देख रहे हैं आज भी। ऐसा मान के चलिए, अभी हम वर्तमान समय की बात कर रहे हैं, वहाँ औरतों को अधिकार नहीं मिले हुए हैं, ठीक है? तो ये मत समझिएगा कि हम मिल चुके हैं, हमारे देश में सब कुछ है, तो हर एक कंट्री में होगा, नहीं है, ठीक है? तो वहाँ आप सोच के चलिए कि हमें बहुत अजीब लगा, ठीक है? और उसके बाद क्या होता है
कि जब समाज में मान्य कायदों को लिखित पढ़ते मतलब पढ़त में ला दिया जाता है तो उनको असली ताकत मिल जाती है और इसके बिना वे प्राकृतिक या नैतिक अधिकार ही रह जाते हैं। गुआंतानामो वे के कैदियों को अपने दमन का विरोध करने का, उसे गलत बताने का सिर्फ नैतिक अधिकार है, पर वे इसके भरोसे किसी भी मतलब किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के पास नहीं जा सकते जो इन्हें लागू करा दे। जब कानून कुछ दावों को मान्यता देता है तो यहाँ पे मतलब उनको अधिकार है लेकिन वो जा नहीं सकते। ठीक है, कहीं पे भी नहीं जा सकते। अब क्या करेंगे बेचारे, और उनको लागू किया जा सकता है। फिर हम उन्हें लागू कराने की मांग यानी कि करने की मांग कर सकते हैं। अगर अन्य नागरिक या सरकार इन अधिकारों का आदर नहीं करते, इनका उल्लंघन करते, तो हम इसे अपने अधिकारों का हनन कहते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कोई भी नागरिक अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर सकता है। इसलिए हम अगर किसी दावे का मतलब कि दावे को अधिकार कहते हैं तो उसमें ये 3 बुनियादी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि जो युगांतरनामा है वहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है, हमारे अधिकार तो है, हमें अब पता ही नहीं कहाँ जाना है। ठीक है, तो हम अधिकार लेके क्या करेंगे, उसकी पूजा थोड़ी ना करनी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे अधिकार का, हम अपने देश की बात करें, हनन होता है। हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इससे अधिकार की बात हम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अब इसमें हम बात करें कि क्या चीज़ें इसके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, तो इसमें है कि पहला है कि अधिकारों यानी कि अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं। अधिकार क्या है, लोगों के तार्किक दावे हैं। इन्हें समाज में स्वीकृत और आंदोलित यानी कि अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अधिकार हमारे क्या है, तार्किक दावे हैं और इन्हें समाज से स्वीकृत और अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है। यानी कि आपको पता हो तो हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, वाद योग है। और उसके बाद आता है कि लोकतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत है। तो इसमें है कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। ये चीजें हम समझ चुके हैं। और लोकतांत्रिक चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए यानी कि हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि राजनीतिक पार्टी बनाने और राजनीतिक गतिविधियों की आज़ादी का होना जरूरी है। लोकतंत्र में अधिकारों की एक खास भूमिका, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, अधिकारों की एक खास भूमिका भी है। अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। ये इस बात की व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी ना करे। अधिकार स्थितियों के बिगड़ने पर एक तरह की गारंटी जैसे है, और अगर कुछ नागरिक दूसरों के अधिकारों को हड़पना चाहे तो स्थिति बिगड़ सकती है। ठीक है, और ये क्या होता है कि यह स्थिति आमतौर पर तब आती है जब क्या होता है कि बहुमत के लोग अल्पमत में आ गए, मतलब कि आ गए और लोगों पर प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में सरकार को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि कई बार चुनी हुई सरकार भी अपने ही नागरिकों के अधिकारों पर हमला यानी कि जो हम अभी पढ़े तो वहाँ पे क्या होता है कि हमला कर देती है। और उसके बाद होता क्या है कि इसीलिए कुछ अधिकारों को सरकार से भी ऊंचा दर्जा दिए जाने की जरूरत है ताकि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकार संविधान में लिखित रूप में दर्ज होते हैं। इसीलिए संविधान में लिखित रूप से दर्ज होते हैं, या मौखिक रूप में नहीं होते कि हमने कह दिया, हमें कोई बताया नहीं तो हमें याद ही नहीं रहेगा, आगे आने वाली पीढ़ी को कौन कौन कथा सुनाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो संविधान में हर एक लोकतांत्रिक देश में वर्णित होते हैं और हम दावे के साथ कह सकते हैं, दावा कर सकते हैं, ये चीजें हमें मिली हुई हैं, न्याय योग्य है, हमें न्याय चाहिए यदि आप हमारा हनन करोगे तो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। और बेस्ट ऑफ लक, आज के पीएम आप हैं तो एंजॉय कीजिए बढ़िया अच्छे तरीके से। आप पीएम पद का जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठा लीजिए, मौका मिलने वाला नहीं है दोबारा। ठीक है, तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि कैसा फील हुआ पीएम पद पाके, आपको कितना अच्छा लगा, कितना बर्डन लगा, कितना बोझ लगा काम का, वो चीज़ें कितनी नींद आई आपको। ठीक है, तो वो चीज़ें मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप सभी लोग, सिर्फ एक लोग नहीं, आप सभी लोगों के लिए है। और प्लीज़ आप लोग बात मानेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और
अच्छे के साथ साथ है कि आपकी पढ़ाई भी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ मान के चलिए कि आज आप पीएम हैं और उसको एंजॉय कीजिए पीएम पद को बढ़िया अच्छे तरीके से, और एंजॉय में ही अपने 5 साल नहीं निकाल देने हैं, यानी कि जो 24 घंटे मिले हैं काम भी उसमें करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, भारतीय संविधान में अधिकार, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्या कैसे हैं। तो मिलते हैं अब।